प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। ये हर वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी तक मैंने आपको गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताई थी। अब उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और इसमें गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इंग्लिश में से कहना चाहें तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब का बनना आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसमें कई सारी स्थितियां हैं। जिन जिन स्थितियों पे वस्तु आती जाएगी उन उन स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर, इंफिनिटी। क्लियर। तो देखिए बच्चों, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण माना कोई वस्तु ए बी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, कहां पर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत में स्थित है। माना कोई वस्तु ए बी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत पे स्थित है, तो इस स्थिति में बच्चों अनंत से आने वाली किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इस स्थिति में अनंत से आने वाली समांतर किरणों में से एक किरण दर्पण के फोकस से गुजरती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि ये यहां आई, यहां टकराई और क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र C से जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को, कौन सी किरणें, जो दर्पण द्वारा रिफ्लेक्टेड हैं। क्लियर। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती हैं, ठीक है बच्चों। अब B डैश B का क्या है, उल्टा प्रतिबिंब है। B डैश B का कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है। क्लियर। तथा मुख्य अक्ष पर लंब B डैश A डैश, मुख्य अक्ष पर लंब B डैश A डैश वस्तु AB का उल्टा, कैसा, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। क्लियर बच्चों। देखिए ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल दे रहा हूं, ये आप स्वयं लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं फिर से एक बार कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो माना कोई वस्तु ए बी दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत में स्थित है। इस स्थिति में अनंत से आने वाली समांतर किरणों में से, इस स्थिति में अनंत से आने वाली समांतर किरणों में से एक किरण दर्पण के मुख्य फोकस F से जाती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से जाती है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः क्या हो जाती है, अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती हैं। B डैश B का उल्टा वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब है तथा मुख्य अक्ष पर लंब A डैश B डैश, मुख्य अक्ष पर लंब, देखिए परपेंडिकुलर डाला गया मुख्य अक्ष पर, तो मुख्य अक्ष पर लंब A डैश B डैश वस्तु AB का उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, वो कहां बन रहा है, दर्पण के फोकस पर बन रहा है। तो ये हो गई बच्चों पहली कंडीशन, जब वस्तु कहां पर बन रही थी, अनंत पर स्थित थी। अब हम आपको आगे बताएंगे अगली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है बच्चों जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अभी थी वस्तु कहां पर थी, अनंत पर थी।
दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मान लेते हैं इधर कहीं स्पेस अनंत है और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु ए बी रखी है, तो फिर से हम लिखेंगे, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण M1 M2, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी भाषा लिख सकते हैं। 2 टाइप की 3 टाइप की भाषा बोल रहा हूं, आपको जो सुटेबल लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिगर बना है, फिगर के हिसाब से आप अपने मन से भाषा लिख सकते हैं, बशर्ते भाषा का मतलब होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं, माना कोई वस्तु ए बी अवतल दर्पण M1 M2 के मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। इस स्थिति में वस्तु ए बी से, वस्तु ए बी के ए सिरे से, वस्तु ए बी के ए सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण एडी, चलने वाली किरण एडी, चलने वाली किरण एडी दर्पण के बिंदु डी से टकराती है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है। क्लियर? दूसरी किरण ए एन, दूसरी किरण ए एन दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है तथा दर्पण से टकराकर या परावर्तित होकर पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। कहां काटती हैं बच्चों? ए डैश पर काटती हैं। अब ए डैश क्या है बच्चों? ए डैश ए का उल्टा प्रतिबिंब है, या फिर हम ये कह सकते हैं मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा। उसमें क्या था? बहुत छोटा था। यहां क्या है? छोटा है, आकार में उससे कुछ कम है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। माना कोई वस्तु ए बी अनंत तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। इस स्थिति में वस्तु ए बी के ए सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण एडी दर्पण के बिंदु डी पर टकराती है तथा टकराकर या परावर्तित होकर इसके फोकस से होकर जाती है। किसके फोकस से? दर्पण के फोकस से। तथा दूसरी किरण ए एन, दूसरी किरण ए एन दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है तथा पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? पहले सिरे का प्रतिबिंब या फिर ए का प्रतिबिंब ए डैश कहते हैं। क्लियर? लेकिन मुख्य अक्ष पर लंब, किस पे? मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब बनता कहां है बच्चों? ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। कहां बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो आप लोग जब मैं बोल रहा हूं इसको कॉपी उठा लीजिए और आराम से इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, मेरे यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप आसानी से लिख लीजिए। क्लियर? थर्ड कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो, एट अ कर्वेचर पॉइंट। ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए बच्चों क्या होगा, माना कोई वस्तु ए बी, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण M1 M2, अवतल दर्पण M1 M2 भी कह सकते हैं, अवतल दर्पण M1 M2 के मुख्य अक्ष पर स्थित है। क्लियर? अब वस्तु के ए सिरे से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, वस्तु के ए सिरे से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण एडी दर्पण के बिंदु डी से टकराती है। वहां से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। क्लियर? बात इतनी समझ में आई?
दूसरी किरण ए एन दर्पण के फोकस से जाती, अभी तक वक्रता केंद्र से जा रही थी, क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से बाहर थी वस्तु, अब वक्रता केंद्र पर ही है तो जाहिर सी बात वक्रता केंद्र पे ही तो वक्रता केंद्र से तो जाएगी नहीं, तो सिंपल सी बात है। दूसरी किरण जो है ए एन दर्पण के मुख्य फोकस एफ से गुजरती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। ए डैश ए का उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है, या फिर ये कह सकते हैं मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। क्लियर बच्चों? कॉपी रख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं आपको। माना कोई वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है। इस स्थिति में ए बी के ए सिरे से चलने वाली किरण ए डी, ए बी के ए सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ए डी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। दूसरी किरण ए एन दर्पण के फोकस से जाती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती? समांतर हो जाती। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। ए डैश ए का उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है, या फिर कह सकते हैं मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। और ये बनते कहाँ हैं? ये वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अगली कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में हो। चलिए मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, वरना आप कहेंगे सर ने सारी कंडीशन पढ़ा दी, एक भी लिख के नहीं बताई। चलिए मैं लिख के भी बता देता हूँ। देखिए बच्चों, माना ए बी वस्तु या वस्तु ए बी, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, दर्पण M1 M2 की मुख्य अक्ष पर कहां पे है? कौन सी वस्तु है? माना ए बी वस्तु दर्पण M1 M2 की मुख्य अक्ष पर कहां पर है? वक्रता केंद्र तथा फोकस, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच स्थित है। अतः ए बी के ए सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु डी से टकराती है। ठीक है, या डी पर क्या होती है? गिरती है, आपतित होती है। ठीक है, दर्पण के बिंदु डी से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात, अब घटना कौन सी घट जाएगी? परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात यह दर्पण के मुख्य फोकस एफ से गुजरती है तथा दूसरी किरण ए एन दर्पण के
चलिए दूसरी किरण ए एन दर्पण के फोकस या मुख्य फोकस एफ से गुजरती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच स्थित है तो इसको आप विस्तृत रूप से समझाइए या इसका विस्तृत रूप से उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं बच्चों, फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मैंने लिख दिया है, ऐसे ही सारी कंडीशन में लिखना है। अब मैं नहीं लिखूंगा, और जो इससे पहले वाली थी उनमें भी मैंने नहीं लिखा है तो उनको भी ऐसे ही लिखना है। मैं आपको बता देता हूं, माना कोई वस्तु ए बी दर्पण की मुख्य अक्ष पर कौन सा दर्पण माने तो M1 M2 मान लेते हैं। है कैसा? अवतल दर्पण। तो माना कोई वस्तु ए बी अवतल दर्पण M1 M2 की मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र तथा फोकस, किसका वक्रता केंद्र? दर्पण का वक्रता केंद्र तथा दर्पण के फोकस के बीच स्थित है। इस स्थिति में यह आता है वस्तु AB के ए सिरे से चलने मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु D से टकराती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से गुजरती है। दूसरी किरण AN दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष पर लंब A डैश B डैश वस्तु AB का उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है और ये बनता बच्चों कहाँ है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो यहाँ पे हमें याद रखना है फोकस से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको दो स्थितियां दिखाई हैं। जैसे ये देखिए फोकस है, ठीक है, फोकस से जाने वाली किरणें देखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। इसी को हमने यहाँ इस फिगर में भी समझना है, मेंशन करना है। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे? माना कोई वस्तु AB अवतल दर्पण M1 M2 के मुख्य अक्ष पर स्थित है। कहां पर स्थित है? उसके फोकस पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है। इस स्थिति में वस्तु AB के सिरे A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AM दर्पण के बिंदु M से टकराती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से गुजर जाती है तथा दूसरी किरण
दर्पण के वक्रता केंद्र से दूसरी किरण पीछे की ओर बढ़ाने पर, कहां पर बढ़ाने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें देखिए क्या हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, ठीक। तो ये कहीं जाकर अनंत पे मिलेंगी, कहां मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। इस स्थिति में उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां बनता है बच्चों, अनंत पर बनता है। बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो माना कोई वस्तु ए बी दर्पण, अवतल दर्पण M1 M2 के मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य फोकस पर स्थित है। इस स्थिति में वस्तु ए बी के ए सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AM दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके फोकस F से गुजरती है तथा दूसरी किरण पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। इस स्थिति में ये दोनों किरणें कहीं जाकर अनंत पर मिलती हैं, जहां पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बात आई। अगली कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। तो देखिए बच्चों, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में है, ये देखिए ये फोकस है और ये क्या है, ध्रुव है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए, ये भी मैं लिख के आपको बता देता हूं। लिखेंगे माना कोई वस्तु ए बी दर्पण M1 M2 के फोकस M1 M2 के मुख्य अक्ष पर फोकस F तथा वक्रता केंद्र C, फोकस F तथा ध्रुव क्या है, ध्रुव P के बीच में स्थित है। तो AB के A सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु M से टकराकर या M पर आपतित होकर टकराकर, ठीक है, क्या होती है, परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। क्लियर। तथा एक अन्य किरण AN, ठीक है, ये दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है पीछे बढ़ाने पर। ये देखिए किरण AN है, जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, या आगे की ओर हम कह सकते हैं, जब दर्पण के सामने है ना, तो जब हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहां से गुजरेगी, दर्पण के वक्रता केंद्र C से जाती है। इस स्थिति में जैसे जैसे किरणें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे वे एक दूसरे से दूर
दूर हटती हैं। क्लियर बच्चों? अब जब ये किरणें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो क्या आगे बढ़ाने पे ये कभी मिलेंगी? तो लिख देंगे इसके कारण ये आगे बढ़ाने पर या आगे बढ़ने पर कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। अतः क्या करेंगे? इन किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएंगे। अतः इन किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर यह ए डैश पर मिलती हैं। इतनी बात समझ में आई? देखिए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। माना कोई वस्तु ए बी दर्पण M1 M2 के, ये दर्पण हो गया, M1 M2 के मुख्य अक्ष पर कहां पर स्थित है? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। अब ए बी के ए सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु M से टकराती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है तथा एक दूसरी किरण AN दर्पण से क्या होती है? टकराती है। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां से जाती हुई निकलती है? वक्रता केंद्र से निकलती है। अब जैसे जैसे ये किरणें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इनमें गैपिंग क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इस स्थिति में कहीं मिलेंगी नहीं, और जब कहीं मिलेंगी ही नहीं तो प्रतिबिंब बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अतः हम क्या करेंगे? इन किरणों को दर्पण, भाई इधर जा रही हैं तो देखिए दूरी बढ़ती जा रही, तो जाहिर सी बात जब पीछे की ओर जाएंगी तो कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो जब हम इनको दर्पण के पीछे ले जा रहे हैं तो ये बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। अब मुख्य अक्ष पर लंब, मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। तो ये 6 कंडीशन ऐसी, अभी तक 5 कंडीशन आपने देखी। तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बन रहा था? उल्टा वास्तविक बन रहा था। लेकिन ये जो 6 कंडीशन आई आपकी, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बच्चों कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे, सीधा तथा आभासी। क्लियर बच्चों? अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में टोटल 6 स्थितियां मैंने आपको बताई। जब पहली वस्तु अनंत पर हो, जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, सी एंड इनफिनाइट लिखा है मतलब इसका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर हो, सी एंड एफ के बीच मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, एफ पर यानी फोकस पर हो, पी एंड एफ के बीच मतलब ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो प्रतिबिंब की स्थितियां क्या होती हैं? तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? उसके फोकस पर। आकार कैसा होगा? आकार होगा बच्चों छोटा। छोटा क्या आप कह सकते हैं? बहुत छोटा। कैसा होगा? बहुत छोटा। ठीक है। प्रकृति कैसी होगी? उल्टी एवं वास्तविक। उल्टी एवं वास्तविक। क्लियर? और इसी तरीके से जब बच्चों सी एंड इनफिनाइट के मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये कैसा हो जाएगा? ये भी छोटा होगा। उल्टा एवं वास्तविक। उल्टी क्या? उल्टा एवं वास्तविक। ठीक है। इसके बाद सी पर अगर हम देखते हैं बच्चों वक्रता केंद्र पर होती है अगर वस्तु, तो स्थिति भी वक्रता केंद्र पर होती है और यहां पर ये हो जाता है वस्तु के बराबर। ठीक है। लेकिन रहता कैसा? उल्टा एवं वास्तविक। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तब प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और ये कैसा हो जाता है? अब वस्तु से ये बड़ा होने लगता है। बड़ा है, उल्टा एवं वास्तविक। जब फोकस पर आ जाती है तो कहां बनता? अनंत पर बनता। अनंत पर बनता है तो कैसा बनता?
बहुत बड़ा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक। फिर जब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, जो लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बड़ा होता है, सीधा आभासी होता है। कैसा होता है, सीधा तथा आभासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको याद है तो कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपकी? देखिए, वस्तु की स्थिति हो गई, स्थिति, आकार और प्रकृति हो गई। एक चीज यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वस्तु अनंत से दर्पण की ओर, अवतल दर्पण की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर? अगर अब हम बात करें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो इसके आधार पर केवल दो ही स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर होती है, तो अनंत से आने वाली जो किरणें होंगी वो क्या होंगी, इसके फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे बच्चों, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सामने बनता है। कहां बनता है, सामने, 5 कंडीशन में, ठीक है। अंतिम कंडीशन में देखिए कहां पे है, दर्पण के पीछे है। और यहां पर दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका ये तल है, इस तल पे किरणें आई, जब हम इन किरणों को बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये इसके फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब है तो जाहिर सी बात है मिलती हुई प्रतीत ही होंगी, ठीक है। तो ये इसके द्वारा इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। फिर जब वस्तु इन्फिनाइट व पी के बीच कहीं भी हो, जैसे यहां मैंने 6 स्थितियां बताई, यहां कहीं भी हो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे जैसा इसके लिए होगा वैसे अन्य स्थितियों के लिए भी होगा। तो मान लेते हैं कोई वस्तु जैसे ए बी है, ये दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के कहां है स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित है। कहां पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर, दर्पण के सामने स्थित है। अब यहां भी क्या होगा, जो किरणें होंगी ये देखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या लगेगा, ऐसा लग रहा है कि जब इनको पीछे की ओर बढ़ाया जा रहा है तो ये बिंदु कहां पर आके मिलती हुई प्रतीत हो रही है बच्चों, देखिए ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, कहां मिलती हुई प्रतीत हो रही, ए डैश पर। अब मुख्य अक्ष पर जो लंब होगा ए डैश बी डैश, वही क्या हो जाएगा, ध्रुव व फोकस के बीच सीधा, आभासी तथा आकार में छोटा प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर कोई भी वह किरणें वास्तव में मिलेंगे नहीं, सिर्फ मिलती हुई हमें प्रतीत होती। तो ये था गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग देखेंगे यहां पर आगे गोली अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए बच्चों, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर मींस गोलीय दर्पणों के उपयोग। तो देखिए, अगर हम अवतल दर्पण के उपयोग देखना चाहें तो दाढ़ी बनाने में, नाक, कान, गले, दांत आदि के निरीक्षण में चिकित्सकों के द्वारा, टेबल लैंपों के शेडों में, रेल के इंजन, मोटर कार, स्टीमर, सर्च लाइट के लैंपों में, इनकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती, अभिसारी होती। क्या होती है, प्रकृति जो होती है वो अभिसारी होती, प्रकाश को एक जगह लाके क्या कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। जैसे दाढ़ी बनाने की हमने बात की, तो अगर हम हमारा चेहरा या जिसकी भी दाढ़ी बना रहे उसका चेहरा दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा तथा बड़ा दिखाई देने लगता है, जिससे छोटे छोटे बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं और शेविंग आसानी से हो जाती है। नाक, कान, गले, दांत आदि के लिए, इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, चिकित्सक इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा वो क्या करते हैं, नाक, कान, गले की जांच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टेबल लैंपों के शेडों में, तो टेबल लैंप हमें एक जगह एकत्रित प्रकाश चाहिए ना, तो टेबल लैंप जब लगाते हैं तो ये क्या होता है, उसमें अगर ये दर्पण लगा होता तो ये क्या कर देता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है। रेल के इंजन, मोटर कार, स्टीमर, सर्च लाइट के लैंपों में, यहाँ पे लगाने में क्या होता है, ये एक बीम के रूप में प्रकाश को फेंकता है जिससे काफी दूर तक दिखाई देता है। क्लियर? इसके बाद बाजार जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उसका क्या होता है, बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश, जो बाजार और गलियों में लैंप लगे होते देखिए उनका प्रकाश काफी ज्यादा बिखरा रहता है, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो अपसारी होती है, प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। इसके बाद ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है, वहां पे लगने का रीजन क्या होता है, इससे ये होता है कि जो ट्रक या बस है उससे काफी ज्यादा दूरी पे भी अगर कोई वस्तु है, व्यक्ति है, तो वो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट इसमें दिखता है।
सीधा दिखता है और कैसा दिखता है, छोटा दिखता है। अच्छा, अगर दर्पणों के पहचान की बात की जाए तो दर्पणों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, तो दर्पण की पहचान हम स्पर्श करके कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई दर्पण सब जगह समान है, ठीक है, सभी जगह स्पर्श करने पे समान है, तो वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। अगर कोई दर्पण स्पर्श करने पर बीच में क्या है, धसा हुआ है और किनारों पर उभरा हुआ है, बीच में धसा हुआ है और किनारों पर उभरा हुआ है, तो वो क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अगर कोई दर्पण क्या हुआ, बीच में उभरा हुआ है और किनारों पर धसा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्लियर। फिर प्रतिबिंब देखकर हम कैसे पहचान कर सकते हैं, तो यदि वस्तु को दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर हम रखें तो सदैव वस्तु के बराबर व सीधा अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। यदि पास रखने पर बड़ा व सीधा प्रतिबिंब तथा दूर ले जाने पर क्या हो जा रहा है, उल्टा, वास्तविक और कैसा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही, बार बार बदल रहा है, तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। तथा यदि प्रत्येक स्थिति में सीधा छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो ऐसा दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही।